हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की चल रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने कल एक लेसन कंप्लीट कर लिया था जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग रेस्ट ऑफ दी जो आर्टिकल है उसको मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। सबसे पहले देखने वाले हैं साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। बहुत ही शानदार आर्टिकल है। एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी और पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी। साथ ही आर्कटिक पॉलिसी कुछ इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट किया जा रहा है, तो अब हमारी नज़र जो आर्कटिक रीजन में है उसमें हम लोग नया क्या यहाँ पे पॉलिसी लेकर आ रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। G7 ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और अगेन एक छोटी सी आर्टिकल है लेकिन आपकी फिर से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इसके बारे में हमेशा बात होते रहता है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछी थी मैं, उसका आंसर आज बता देती हूँ। आप लोग भी यहाँ पे अटेम्प्ट ले लीजिए अगर कल अटेम्प्ट नहीं लिए हैं तो। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ की सर्विसेज, और बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सर्विसेज को ये यहाँ पे मैनेज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। देखिए, आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ है उसको अगर मैनेज किया जाता है तो फिर ये बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को कौन मैनेज करेगा। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, यानी कि पूरे इंडिया में आपको एक सेंट्रल बैंक एक ही देखने को मिलेगा। तो चाहे वो स्टेट की हो या फिर यूनियन की हो, एक ही ना आपको देखने को मिलेगा कि यही आपका मैनेज कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इससे आप लोग का दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इन दोनों ऑप्शन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है डिस्काउंट में, वो भी जितना भी पर वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है, उसके डिस्काउंट में ये इसको इशू किया जाता है। लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट में देखना है कि ये सही है कि नहीं। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ट्रेजरी बिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ट्रेजरी बिल इशू नहीं किया जाता है। अब ये आपका एकदम से बेसिक है। अगर आपने टी बिल के बारे में पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है टी बिल को इशू नहीं करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए यूपीएससी की। कुछ चीज़ें आप लोग को अगर पता है, ऐसा नहीं है कि 100% आप लोग को तीनों स्टेटमेंट के बारे में पता है तो ही आप लोग इसको निकाल सकते हो। कुछ कुछ जो है आपको तीन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है, इसलिए इसको जैकपॉट क्वेश्चन बोलते हैं। दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको सियोरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट है ना, 3 4 5, तो फिर तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आपके से बनने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए आर्टिकल पे चलते। और हाँ, थोड़ी सी एक छोटी सी न्यूज़ है आप लोग के लिए कि विजन आइज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 21 से। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है और सेकंड टेस्ट अभी आपका कल होने वाला है। सॉरी, ये संडे को होने वाली, परसों होगी आपकी। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग इतना पेमेंट करके इस यूपीआई के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, टोटल आपको विजन आईएएस की 20 टेस्ट देखने को मिलेगा और सीसैट की भी पेपर हम लोग 4 पेपर सॉल्व करेंगे विद कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में होगा, कंप्लीट डिस्कशन होगा। आप लोग बार बार उस वीडियो को देख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आपका डेट चला गया तो आप फिर दोबारा नहीं देख सकते हो। पहले की भी टेस्ट आप लोग बार बार देख सकते हो। ये वीडियो के फॉर्म में होगा और आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। वहाँ पे हमारी डाउट सेशन भी आती है। जिस स्टूडेंट को, कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको मैं फिर से वहाँ पर डिस्कस करके बताती हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो। चलिए आइए अब आगे हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे साउथ एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी। पहले आप लोग को ये समझना होगा कि साउथ एशिया हम लोग कहते किसको है। तो इसी मैप में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि साउथ एशिया रीजन। तो साउथ एशिया रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं और कितने रीजन को हम लोग बोलते हैं। तो ये इतने रीजन को हम लोग यहाँ पे साउथ एशिया बोलते हैं, जिसमें कि आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स और श्रीलंका। तो इतने कंट्रीज़ हैं जो कि इस रीजन में आते हैं, उसको हम लोग साउथ एशिया कहते हैं। जब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे हम लोग की जितनी भी कंट्रीज़ है, मेनली आपको यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, तो उसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग, और वेस्ट एशिया कहते हैं, तो यहाँ पे जितने कंट्री होते हैं उनको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं। ये सेंट्रल एशिया हो गया। यहाँ पे ऊपर जो आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला यहाँ पे रीजन होता है। तो इस तरीके से पूरे मैप को डिवाइड किया गया है। फाइन, तो डिटेल में देखेंगे। पहले समझते हैं कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। हाई लेवल ग्रुप है, उनके द्वारा यहाँ पे एक साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। ठीक है, और ये सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। अब इसको सेज बोलते हैं, इट मीन्स कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो ये है क्या एक्चुअली, इसको क्यों बनाया गया है और इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। तो मेनली ये एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स पार्टनरशिप होगा जो कि आपका साउथ एशियन गवर्नमेंट के बीच में है।
और इसमें मेन बात यही है कि हमारी जो सस्टेनेबल एनर्जी की जो डिमांड है उसको बेटर तरीके से हम लोग डेवलप कर पाएंगे, सस्टेनेबल तरीके से डेवलप कर पाएंगे। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि एनर्जी इस तरीके से हम लोग को प्रोड्यूस करना है, डेवलप करना है, जिससे कि आज की जो जनरेशन है उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफ़िल कर सके, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन्स को भी सारी चीज़ें उतनी ही एनर्जी जो है वो उनको भी मिल सके। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज़ है और कौन कौन से यहाँ पे आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, 3 नेशनल लेबोरेटरीज़ है, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी है और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी है और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट आपका नेशनल लेबोरेटरी है। तो ये 3 लेबोरेटरी को ध्यान रखना है और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, ये देख लेते हैं। सबसे मेन बात है कि जो एनर्जी सेक्टर है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है उसको एनालाइज करना है और उसके ऊपर रिसर्च करना है। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट का जो यहाँ पे आपका पार्टनर गवर्नमेंट है, उसमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना है जिससे कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो ये रीजन है, साउथ एशिया ग्रुप का जो रीजन है, इसमें ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो वो भी एनर्जी के थ्रू। तो इसलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव इसको ध्यान रखना है। अब आप समझिए कि यहाँ पे एनर्जी कॉपरेशन की क्या ज़रूरत है साउथ एशियन रीजन में। तो सबसे पहले जो एनर्जी डिमांड है और जो रिसोर्स जितनी यहाँ पे प्राप्त हो रही है उनके बीच में आपका मिसमैच है। समटाइम्स आप देखो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से जो है ना हम लोग उस हिसाब से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं डिमांड कम है लेकिन वहाँ पे एनर्जी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये एक मिसमैच देखने को मिल रहा है। तो फॉर इंस्टेंस आप देखो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है जिसमें कि मेजर शेयर है नेचुरल गैस और कोल रिजर्व्स का रीजन में, और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अगर एरिया के टर्म में भी आप देखोगे तो ज़्यादा है, पॉपुलेशन के टर्म में भी आप देखोगे तो ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि ये सारे कंट्रीज़ में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, यानी कि डिमांड भी ज़्यादा है। साथ ही अगर आप छोटी छोटी कंट्री देखोगे जो कि भूटान और नेपाल है, उसमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है, और साथ ही साथ आप देखो कि बेस्ट प्रोस्पेक्ट यहाँ पे दिया जाता है इंट्रा रीजनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का। साथ ही हमारी नेबरिंग कंट्री है पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, तो यहाँ पे भी इंटर रीजनल जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उसकी भी कैपेबिलिटीज़ है साउथ एशिया का। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि भूटान और नेपाल में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल देखो तो वो एनर्जी प्रोक्योरमेंट के लिए, तो जो रीजनल एनर्जी ट्रांसफ़र है इसमें हमारी कंट्रीज़ की जो एक्सेस है ना एनर्जी रिसोर्स को लेकर वो इंक्रीज़ होगी, और हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा लेवरेज कर पाएंगे। साथ ही हमारा जो एक्सेस है क्लीन एनर्जी का, इसकी कमी देखने को मिलती है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे आप लोग देखो कि ह्यूज पॉपुलेशन है। इंडिया तो अपने आप में ही सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बाकी और भी कंट्री में आप देखोगे तो ह्यूज पॉपुलेशन है, लेकिन जितने पॉपुलेशन है ना उस हिसाब से हम लोग को जो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि पर्टिकुलरली हमारे ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जिनके पास ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसलिए वो यहाँ पे जो है ना जो ट्रेडिशनल बायोमास का जो चलते आ रहा है फॉसिल फ्यूल्स, वुड्स, काउडंग, उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी से जो है वो लोग काम चलाते हैं। कुकिंग वगैरह में भी जो है ना वही सारी चीज़ें बायोमास का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे कमी है। तो लैक ऑफ जो क्लीन एनर्जी है उसकी भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन एक बात और है कि जितने भी यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल भी है। जैसे कि आप लोग देखो कि ये ऐसे कंट्रीज़ है जो कि आपके ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की कमी नहीं है, विंड एनर्जी की कमी नहीं है, बायोमास की कमी नहीं है। बट जो मैनेजमेंट है यहाँ पे इनकी सप्लाई का, वो यहाँ पे बेस्ट तरीके से करना होगा, और वो भी रीजनल कनेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करके ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया का अगर एनर्जी कॉपरेशन अगर हम लोग दूसरे साउथ एशिया कंट्रीज़ के साथ देखें तो कैसा है, हमारी एनर्जी कॉपरेशन अगर साउथ एशिया में आप देखोगे तो बायलैटरल या फिर रीजनल लेवल पे हमारा यहाँ पे रहता है, यानी कि 2 कंट्रीज़ के बीच में या फिर इस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में हमारे यहाँ पे कॉपरेशन है। बायलैटरल एनर्जी कॉपरेशन आप देखो तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जैसे कि पर्टिकुलरली आप 2 कंट्रीज़ के बीच में देख सकते हो। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है प्राइमरी एनर्जी का, और लास्ट इवन आप लोग देखो कि
लास्ट 7 ईयर्स से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इंडिया अपनी जो इंथुसियाज्म है उसको भी हम लोग जो है रिन्यू कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन है हमारी साउथ एशिया में, उसको भी हम लोग रिन्यू करते हैं, नया करते हैं, जिससे कि जो क्रॉस बॉर्डर एनर्जी प्रोजेक्ट है, मल्टीपल जो क्रॉस बॉर्डर एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसको और बेटर तरीके से हम लोग कॉन्क्रीट या प्रोग्रेस कर सकें। इंडिया भूटान की ही आप लोग बात कर सकते हो, तो इंडिया के द्वारा टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भूटान को दिया जाता है, जिससे कि भूटान अपने यहाँ हाइड्रो पावर को डेवलप कर सकते हैं। भूटान के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है 1000 से 1200 मेगावाट सरप्लस पावर टू इंडिया। इट मीन्स कि हमारे द्वारा जो है पैसे दिए जाते हैं भूटान में कि आप अपने यहाँ हाइड्रो पावर इस्टेब्लिश करो, डेवलप करो। और जब उस हाइड्रो पावर से जब एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो जाता है ना, जितना भूटान को ज़रूरत है उतना तो वो रख लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पावर जनरेट हो जाता है तो वापस वो इंडिया को भी दे देते हैं। तो ये फर्स्ट एवर आप देखोगे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बेनिफिट है, जो कि यहाँ पे इंडिया भूटान के द्वारा वो रियलाइज़ किया गया था 2010 में। वही अगर हम लोग बांग्लादेश के साथ बात करें तो हमारे द्वारा एक MOU, जिसको कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, एक पेपर होता है जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ अपने किसी टॉपिक के ऊपर अगर सहमत है तो साइन करते हैं। तो इसके तहत क्या था कि 100 मेगावाट पावर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश को इंडिया से। अगर इंडिया नेपाल की बात करें तो 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स है जो कि इंस्टॉल किया गया है। कैपेसिटी कितना का, तो 50 मेगावाट का, जिसमें कि आप देखो कि नेपाल में ये आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। दो कंट्रीज़ है जिसमें कि ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, और इस एग्रीमेंट का वर्थ कितना है, तो 1.04 बिलियन US डॉलर का है, जिसमें कि आपका 900 मेगावाट प्लांट जो है वो अरुण रिवर में ये बिल्ड किया जाएगा। LNG की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो लार्ज जो LNG फैसिलिटी है वो बे ऑफ बंगाल कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, बांग्लादेश और पॉसिबली है कि नेपाल भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक न्यू LNG टर्मिनल्स जो है वो हल्दिया और धमरा में इसको आपका डेवलप भी किया जा रहा है। तो ये सारी बात है, लेकिन अब ये समझते हैं कि साउथ एशिया में अगर हम लोग इस तरीके का एनर्जी सिक्योरिटी करते हैं तो इंडिया को इससे क्या मेजर अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहली बात है कि वाटर मैनेजमेंट। आज की डेट में आप देखो कि जो नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो 60 गीगावाट का है, और सिर्फ 2% ही इसका यूज़ हो पाता है। को डेवलपमेंट जो कि स्टोरेज डैम है, तो ये नेपाल की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना और इनकम है वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ रहा है पावर को एक्सपोर्ट करके। तो इंडिया यहाँ पे एक इम्पोर्टिंग कंट्री है, जिसको यहाँ पे इस तरीके से या फिर और भी ऐसा बहुत सारा तरीका है जिससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, आज के डेट में आप देखो कि एक सप्त कोशी और सन कोशी प्रोजेक्ट को रिवर कोशी में प्रपोज किया गया, जिससे क्या होगा कि हाइड्रो पावर यहाँ पे जनरेट होगा, और इससे जो फ्लड देखने को मिलता है इंडिया में, वो भी यूपी बिहार वाले रीजन में स्पेशली, तो फ्लड कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करेगा। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी दोनों कंट्री में प्रोवाइड किया जाएगा, इंडिया और नेपाल में। साथ ही जो नेविगेशन चैनल है, इंडलैंड जो नेविगेशन चैनल है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में बिहार और यूपी जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, और नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री है। तो दोनों में जो इनलैंड नेविगेशन चैनल है वो यहाँ पे आपका डायरेक्ट सी पोर्ट कनेक्टिविटी के थ्रू होगा। तो ये भी एक आप लोग देखो कि इंडिया के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। साथ ही जो LNG का शेयर है प्राइमरी एनर्जी मिक्स में वो यहाँ पे बढ़ेगा। इंडिया के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि जो शेयर है नेचुरल गैस का वो यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, 6% से 15% तक बढ़ाया जाएगा। और ट्राईलैटरल पार्टनरशिप है जिसमें कि बांग्लादेश भी है, इंडिया और नेपाल है, जो कि यहाँ पे शेयर्ड पाइपलाइन होगा, इनका टर्मिनल होगा, गैस स्टोरेज फैसिलिटी होगी, जिससे इनका इकोनॉमिक विएबिलिटी जो इन्वेस्टमेंट का है वो यहाँ पे बढ़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे LNG के भी बेसिस पे कहा जा रहा है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी जो है, ये तीनों कंट्री मिलकर यहाँ पे इससे जो है अल्टीमेटली इंडिया को फ़ायदा होगा। साथ ही जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। श्रीलंका है आज की डेट में ये किस पे रिलाइज है, तो फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और जो डोमेस्टिक हाइड्रो पावर है, और इनका प्लान किया जा रहा है कि 100% इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल से ही, यानी कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को वो 100% 2050 तक जनरेट करेंगे। तो इससे क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे द्वारा, कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे श्रीलंका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि जो मिशन ट्रांसमिशन लिंक यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है इंडिया और नॉर्थ वेस्ट जो श्रीलंका है, इसमें बहुत ज़्यादा विंड पावर है, और विंड पावर के थ्रू जो है ना हम लोग यहाँ पे जो इंडिया का सोलर पावर है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि सोलर पावर तो हमारे पास है ही, लेकिन विंड पावर भी हमारे पास है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आप लोग देख सकते हो कि वाटर मैनेजमेंट हम लोग नेपाल के साथ बेटर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हर साल आप देखो कि यूपी बिहार वाले रीजन में कितना बाढ़
आता है और दिक्कत होती है। साथ ही हम लोग एलएनजी के लिए भी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया आज के डेट में एलएनजी का, तो हम लोग यहाँ पे 3 कंट्री के साथ मिलकर बड़े तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। श्रीलंका में जो विंड पावर है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और इसका जो फुलफिल होगा वो हम लोग श्रीलंका अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी की भी कमी नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कि साउथ एशिया एनर्जी कॉर्पोरेशन में गैप है। क्या गैप है? आप देखो रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट का। इट मीन्स कि इंडिया में कोल बहुत है, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी कोल बहुत है, लेकिन उस तरीके से आप देखो कि इतनी अच्छी क्वालिटी की कोल नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया में तो कोल है ही, लेकिन जितना इंडिया में कोल प्रेजेंट है उतनी ही हम लोग कोल जो है बाहर से इंपोर्ट भी कराते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे कोल की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ आप देखो कि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारे सोसाइटी में। तो कोल तो है लेकिन उस तरीके का कोल नहीं है, कोई काम का कोल नहीं है, तो ये बात है। सेकंड है कि जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करना है, जिससे कि जो नेसेसरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सके। लेकिन ये आज की डेट में एक मेजर चैलेंज है, जिससे कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को इस रीजन में इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन फ्यूल बास्केट का जो है वो कमी है कि हम लोग फ्यूल बास्केट को डाइवर्स कैसे करें। जैसे कि आप लोग देखो कि सिंगल फ्यूल वो भी एनर्जी में ये डोमिनेंस कर रहा है सारे सार्क नेशन में। इंडिया की बात करें तो ये हेवनली डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है गैस के ऊपर है। भूटान नेपाल की बात करें तो ये हाइड्रो बेस्ड एनर्जी जनरेटर्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना उनका डिफरेंट डिफरेंट ही अपना एक काइंड ऑफ आप देखो कि फ्यूल रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हमारा फ्यूल बास्केट का जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। साथ ही फोकस जो किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इंडिया के द्वारा आप देखो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस किया जा रहा है। हमारा तो टारगेट है कि 175 गीगावाट हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, वो भी 2022 तक। इसको और भी बढ़ाया गया है, 2030 तक भी इसका टारगेट बढ़ाया गया है इसको। लेकिन और भी कंट्रीज़ आप देखोगे तो वो बहुत ही सुस्त है। जैसे कि अफगानिस्तान की बात करें तो उनके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो बहुत एबंडेंट है, लेकिन उसको उस तरीके से सप्लाई और उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही रीजनल और मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट का अगर प्रोग्रेस देखें तो वो भी बहुत धीमा है। आप देखो कि कोई इस तरीके के प्रोजेक्ट में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी सही तरीके से सही टाइम पे नहीं होता है। साथ ही जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो भी इस तरीके से आपको गंगा बेसिन में नहीं देखने को मिलेगा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का भी जो यहाँ पे प्रोग्रेस होना चाहिए वो भी अप टू द मार्क नहीं है। पॉलिटिकल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सार्क नेशन के बीच में। और सार्क तो आज के डेट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चल नहीं रही है। इसका हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखें जो कि है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान है और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो जहाँ पाकिस्तान है वहाँ काम अच्छी कहाँ से होती है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि साउथ एशिया नेशंस को ज़रूरत है कि वो अपनी एडवांटेजेस को देखें, वो भी बहुत सारे एनर्जी सेक्टर में, और उसके बाद एक साथ आए, जिससे कि हर एक किसी को इस एनर्जी सेक्टर में अगर काम करेंगे बेटर तरीके से तो हर एक कंट्रीज़ को यहाँ पे फ़ायदा होगा। इंडिया को यहाँ पे फाइनेंस करना चाहिए, कुछ यहाँ पे टेक्निकल रेगुलेशंस को भी डेवलप करना चाहिए, और जो प्रोफेशनल नेटवर्क है उसको भी और ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, और साथ ही साथ जो रीजनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम लोग बेटर तरीके से जो एनर्जी सॉल्यूशंस है ना वो नेबरिंग कंट्रीज़ में डिसेंट्रलाइज कर पाएंगे। फाइन। तो और भी यहाँ पे कुछ न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। हाँ, रीजनल प्रोजेक्ट अगर आप देखो कि कौन कौन से हैं, तो एक हमारा ताइपी पाइपलाइन है, जो कि इसमें कौन कौन से 4 कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। यहाँ से हम लोग जो है ना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से हम लोग गैस लेकर आ रहे हैं इस पाइपलाइन के थ्रू। तो कंस्ट्रक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट किया गया था कि 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट होती है उससे ही वो एक्सटेंड ही कर जाता है। साथ ही एक BBIN भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, जिसको बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, नेपाल कहते हैं। इसका एम है कि हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन में, तो उसको भी बेटर तरीके से लेकर चलना है, और ये 4 कंट्रीज़ इसको लेकर चल रही है। लेकिन आज तक इसको जो है ना आप देखो कि बेटर तरीके से इसको डेवलप नहीं किया गया। तो ये 2 प्रोजेक्ट आपको इस रीजन का याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें साउथ रीजन की, तो यहाँ पे देखिए साउथ एशिया है। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आपके आएंगे, हिमालय रेंज के और इंडियन ओशन के, और यहाँ पे गंगा और इंडस रिवर वैली के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मेनली नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स और पाकिस्तान है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्वार्टर जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे रहते हैं और मेजर एनर्जी कंज्यूमर है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें जो US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो रीजन की प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है वो 58%
30% से यहाँ पे बढ़ी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40% तक भी बढ़ेगी आगे आने वाले 3 डिकेड में, यानी कि 30 साल में। तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ का नाम याद रखना है जो साउथ एशिया रीजन की है। मल्टीलैटरल एनर्जी कॉपरेशन अगर आप देखोगे कौन कौन सा है, तो यहाँ पे सार्क है, सेसेक है और बिम्स्टेक है। सार्क है जिसको कि 1985 में बनाया गया था। इसमें मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हो टोटल 8 कंट्रीज़ है और ये वर्क किस लिए करते हैं, तो एनर्जी सेंटर का ये एक अच्छा खासा जगह है। फिर है सेसेक। सेसेक में देखिए कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, म्यांमार एंड श्रीलंका है। यहाँ पे भी एनर्जी कॉपरेशंस के ऊपर बात किया जाता है। फिर है बिम्स्टेक जिसमें कि आपको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बहुत लंबी आर्टिकल थी, हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा। तो साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी न्यू फॉर्म हुआ है सेज। सेज कहने का मतलब है यहाँ पे कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ है हमने देख लिया, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ये भी देख लिए, क्यों ज़रूरत है हम लोग को एनर्जी कॉपरेशन में, तो ये हम लोग रीज़न भी देख लिए कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में मिसमैच है। भूटान, नेपाल में क्या प्रॉब्लम है, हमारी जो इकॉनमीज़ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, साथ ही क्लीन एनर्जी की कमी है। इंडिया के एनर्जी कॉपरेशंस अगर दूसरे साउथ एशिया कंट्रीज़ के साथ देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश और साथ ही साथ इंडिया, नेपाल और एलएनजी के बारे में हमने देखा। अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए वो सब हम लोग ने देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या गैप है जिसको चैलेंजेस भी कह सकते हैं, तो वो भी हम लोग ने देखा और फाइनली कंक्लूजन देखे। तो आई थिंक कि एनर्जी सिक्योरिटी जो कि आपका टॉपिक भी दिया हुआ है हमारे यूपीएससी सिलेबस में, तो आई थिंक कि आपका हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इंडिया के द्वारा एक आर्कटिक पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी रिलीज़ किया गया है एक आर्कटिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसमें कि देखते हैं कि क्या बातें हैं। तो सबसे पहले आप लोग आर्कटिक रीजन के बारे में समझिए। यहाँ पे आप लोग इस रीजन को देखोगे तो आर्कटिक सर्किल में है, ये देखिए एक आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड है ये 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ है, जिसमें कि आपका आर्कटिक ओशन है और नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है और ये आपका आर्कटिक ओशन है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 5 लिथोरल स्टेट है, ये आपको जो है यहाँ पे कनाडा, डेनमार्क, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। तो इतने कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। फाइन, अब आते हैं यहाँ पे यूएसए है, यूएसए का अलास्का भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आर्कटिक सर्किल के बारे में। तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में क्या है, तो ये हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें कि आर्कटिक कॉपरेशंस के बारे में है। और मेनली यहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये 2 मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस काउंसिल के अंदर बात की जाती है। इसमें 8 मेंबर स्टेट है जिसमें कि आप देखो कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, यूएस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है और इंडिया भी इसका ऑब्जर्वर नेशन है। 2013 में हमारे द्वारा ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा दिया हमें मिला था। तो ऑब्जर्वर नेशन कहने का मतलब है कि हम लोग इस काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट किसी मुद्दे पे अगर वोट करना होगा तो हमें वोट देने का अधिकार नहीं है। जब हम लोग ऑब्जर्वर मेंबर से परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तब हमें वोट देने का अधिकार होगा। ओके, अब देखते हैं कि आर्कटिक रीजन इंडिया के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आर्कटिक आप लोग देखो कि अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक, ओशनोग्राफिक और बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट करती है और फर्दर पूरे होल वर्ल्ड को भी, क्योंकि आर्कटिक रीजन आप देखते हो कि सबसे ऊपर है। इस तरीके से हमारा ग्लोब है, तो यहाँ पे आर्कटिक रीजन है, ये अंटार्कटिक रीजन है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ये जो आर्कटिक रीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से पूरा आपका जो वर्ल्ड है ना वो भी आप देखो कि इससे इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए ये हमारे इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है, 21,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगे। साथ ही जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको भी स्टडी किया जाता है आर्कटिक रीजन में, जिससे कि जो और भी मैकेनिज्म है ना उसको हम लोग बहुत तरीके से बेटर कर सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, जैसे आप देखते हो कि बहुत तेज़ी से जो गर्म हो रहा है और आइस जो हमारा पिघलते जा रहा है आर्कटिक वाले रीजन में, इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि कैसे हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग एक्सेसिबल बना सकें। साथ ही साथ एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो ये बताया जाता है कि आर्कटिक रीजन में 22% अर्थ की ऑयल और नेचुरल गैस है, तो ये मिनरल रिच भी है और इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है आर्कटिक रिच मिनरल्स का और ऑयल और गैस रिजर्व्स का।
साथ ही साथ न्यू सी रूट भी है, जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहे हैं तो सी रूट भी जो है ना वो आपका नया नेविगेशनल आपका नेविगेबल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा लॉन्गर पीरियड के लिए। साथ ही न्यू फिशिंग ग्राउंड भी है, जैसे जैसे सी आइस डिक्लाइन हो रहे हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटी होगा कि हाई सी फिशिंग्स जो है वो यहाँ पे निकल कर आएगा। साथ ही जियो पॉलिटिकल भी आप देखो तो इसको जियोग्राफिकल लोकेशंस जो है वो 3 कॉन्टिनेंट में है, जैसे अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 कॉन्टिनेंट मिलकर यहाँ पे आपका आर्कटिक काउंसिल में आर्कटिक सर्किल के अंदर आता है। तो एक शॉर्ट डिस्टेंस आपका शॉर्ट ट्रेड डिस्टेंस भी है यहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और डोमेस्टिक रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया और आर्कटिक की अगर हम लोग एक हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन देखें तो 1920 में हमारे द्वारा सलबार्ड ट्रीटी जो कि पेरिस में हुआ था उसमें साइन हुआ था। फिर उसके बाद 2007 में फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशंस किया गया था आर्कटिक में। उसके बाद 2008 में जो है एक रिसर्च बेस हिमाद्री को यहाँ पे सेटअप किया गया था नॉर्वे वाले रीजन में। फिर 2014 में इंड आर्क को डिप्लॉय किया गया था। और फिर उसके बाद अगर हम लोग 2016 में देखें तो यहाँ पे हमारा जो है स्लेवर्ड में भी एक लेबोरेटरी सेटअप किया गया था। लेकिन अभी जो पॉलिसी लाया गया है उसमें इंडिया का क्या मिशन है? इंडिया का एम है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लेकर आना कि कैसे ह्यूमन काइंड को इन्हांस करें, वो भी आर्कटिक रीजन को समझ के। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल और जो म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन है इंडिया और आर्कटिक के बीच में उसको और ज़्यादा बेटर करना है। हमें यहाँ पे स्ट्रेंथन करनी है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में आगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है वो आर्कटिक रीजन में ही देखने को मिल रहा है। बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना है साइंटिफिक और क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी लिंकेज है, और जो पोलर रिसर्च है थर्ड पोल जिसको कि हिमालय कहते हैं उसमें भी रिसर्च करना है। साथ ही स्टडी करनी है और आर्कटिक को इंडिया के विदिन ही समझने का कोशिश करना है। अगर हम लोग देखें इंडिया का जो आर्कटिक मिशन है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास 5 पिलर है। क्या क्या पिलर है? साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ में आप देखो कि साइंस है जिसमें कि आज की डेट में हमारी हिमाद्री में एग्जिस्टिंग रिसर्च बेस है तो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है, बेटर तरीके से रिसर्च हो। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की बात की जा रही है तो इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में। साथ ही बहुत सारे जो आप लोग देखो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, जैसे कि मीथेन इमिशन है, माइक्रोप्लास्टिक है, मैराइन लीटर्स है, इन सारी चीज़ों में भी हमारे द्वारा सहमति दी जाएगी। साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अगर आप लोग देखो तो हमारे द्वारा रिसोर्स सैट भेजे गए जिसका कि आर्कटिक रीजन में बहुत हद तक जो है एक सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ रहेगी। कुछ फैसिलिटीज़ भी हम लोग यहाँ पे डेवलप करा सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नेचुरल रिसोर्स और मिनरल्स का जो है वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। इंडियन पब्लिक के द्वारा भी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही ऑफ ग्रिड जो रिन्यूएबल एनर्जी और बायो एनर्जी है उसकी अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाई जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ के और अदर कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको मैनेज किया जाएगा आर्कटिक स्टेट में, और साथ ही साथ सस्टेनेबल टूरिज्म हो आर्कटिक रीजन में उसको भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की बात करें तो जो लिंकेज है हमारा ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर उसको भी यूनिफाइड डीप वाटर सिस्टम के साथ इसको आपका लिंक किया जाएगा। साथ ही पार्टिसिपेट किया जाएगा कि इन्वायरमेंट को कैसे मॉनिटर करना है, हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक डेटा को कैसे मॉनिटर करना है। गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन में अगर आप देखें तो एक इंटरनेशनल लॉ है और पर्टिकुलरली अनक्लॉज है जिसमें कि आपका राइट और फ्रीडम है वहाँ के लोगों के लिए, और साथ ही साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया जाएगा जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो हमारी जो यहाँ पे कैपेसिटी अवेयरनेस है वो एक्सपेंड करना है आर्कटिक रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च में। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारा यहाँ पे फंडा है, 5 पिलर्स रखा गया है, इस तरीके का ड्राफ्ट यहाँ पे बनाया गया है जिससे कि इंडिया को काफ़ी हद तक यहाँ पे फ़ायदा होगा। साथ ही आप देखो कि बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी है आर्कटिक के लिए, जैसे हम आर्कटिक रीजन में इतना ध्यान दे रहे हैं तो और भी कंट्री है जो कि आर्कटिक रीजन पे ध्यान दे रही है। एक तो है आर्कटिक कंटामिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम है जिसमें कि जो पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल रिस्क है आर्कटिक रीजन में उसको दूर किया जाएगा। आर्कटिक इकोनॉमिक काउंसिल है जो कि बेटर तरीके से इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव पे और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम है, ये वन ऑफ द 6 वर्किंग ग्रुप है आर्कटिक काउंसिल का। आर्कटिक माइग्रेटरी बर्ड इनिशिएटिव है, यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं एक कंट्री से जो दूसरे कंट्री में आते हैं उनको भी यहाँ पे बेटर तरीके से मैनेज किया जाएगा। आर्कटिक मैराइन टूरिज्म प्रोजेक्ट है, जैसे आप देखो कि आर्कटिक रीजन बहुत ही खूबसूरत है, पूरा बर्फ से ढका हुआ
हुआ है, आपको आइस शीट्स देखनी है, बर्फ़ की ब्यूटी देखनी है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो टूरिज़्म भी बहुत हद तक वहाँ पे आपका जो है बढ़ा रहता है, तो उसको और ज़्यादा उसको एक्सपेंड करना है, फाइन। तो इस तरीके से हमारी पॉलिसी है। तो 5 पिलर है, 5 पिलर सिग्निफिकेंस आप समझ गए हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। 5 पिलर क्या है कि साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ होगी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी होगी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन होंगे, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। तो ये 5 पिलर आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है ग्रुप ऑफ 7, G7 के बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम के को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इनवाइट किया था कि G7 के समिट को वो यहाँ पे अटेंड करें। तो हम लोग यहाँ पे अटेंड किए थे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी है जिसको इनवाइट किया गया था कि इस समिट में जो है एज ए गेस्ट कंट्री जैसा वो यहाँ पे आए अटेंड करें। तो यूके जो है यहाँ पे G7 समिट को होस्ट करेंगे और अपॉर्चुनिटी है कि एक बेटर जो है वो आपका कोरोना वायरस से निकल कर आएगा। इससे पहले 2019 में इंडिया के द्वारा G7 समिट में बेरियट्स में पार्टिसिपेट किया गया था, जो कि फ्रांस के द्वारा इनवाइट किया गया था। इस बार हमें यूके ने इनवाइट किया है। मेनली हम लोग को समझना है कि ग्रुप ऑफ 7 क्या है, G7 है। G7 एक आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज देखने को मिलेगा। 7 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस है। रशिया भी इसका पार्ट था, पहले G8 था फिर G7 हो गया। तो रशिया को यहाँ से हटा दिया गया 2014 में, क्योंकि जो क्रीमिया को वो हथिया लिया था, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया हो गया था, जिसके कारण रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। यहाँ पे कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है मेंबरशिप का, बट पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो सारे डेवलप्ड डेमोक्रेसी है। G7 नेशंस आप देखो कि एनुअली मीट करते हर एक साल में एक बार, और लीडर्स जो मेंबर कंट्रीज़ के हैं वो रोटेशन बेसिस पे होते हैं। हर एक साल जो है हर एक कंट्री के यहाँ पे लीडर बनते हैं और कुछ ग्लोबल इश्यूज़ को वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रीवियंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, एनर्जी पॉलिसी है। तो बड़े बड़े मुद्दों पे यहाँ पे बात किया जाता है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एग्रीगेट अगर GDP अगर G7 का देखें तो यहाँ पे 30% तक है वर्ल्ड का, और 70% ये बोला जा रहा है कि और यहाँ पे आपका 3 डिकेड्स पहले यहाँ पे 70% था, लेकिन GDP अब आज की डेट में ये घट के 30% से ज़्यादा हो गया। G7 इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये तो आप समझ गए, सारे डेवलप्ड डेमोक्रेसी ही है। तो सिग्निफिकेंस क्या है G7 का इंडिया के लिए? सबसे पहला है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी हमें प्लेटफॉर्म मिल जाती है। साथ ही ये एक ऐसा अलाइंस है जो कि चाइना के अगेंस्ट में चलता है, तो एंटी चाइना अलाइंस है। तो हम लोग तो वैसे ही जगह पे जाते हैं जहाँ पे एंटी चाइना है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस और चाइना के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। साथ ही इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाता है। यूएस का इंटरेस्ट आप देखो इंडो पैसिफिक और क्वाड मेंबर में है। क्वाड मेंबर जिसमें 4 कंट्री आते हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको बूस्ट किया जाता है G7 मेंबर्स के द्वारा। इकॉनमी और ट्रेड की बात की जाती है। इंडिया का एक गुड इकोनॉमिक रिलेशनशिप है सारे कंट्रीज़ का जो कि G7 में है। तो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए कि हम लोग एक अच्छा लिंक बना सकते हैं इन सारे कंट्रीज़ के साथ, और हमारा एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकेगा कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। फोरम ऑफ डेमोक्रेसीज है, जिसमें आप देखो कि यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है जो कि फ्री एंड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है G7 इंडिया के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया के लिए चैलेंजेस है इस G7 में। तो क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला है कि G20 की बात करें तो G20 और इसकी जो ऑल्टरनेटिव फोरम इसको माना जाता है G7 का, तो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है इंपॉर्टेंस, और G7 का इन्फ्लुएंस भी है। साथ ही यूएस हेजेमनी है। आप लोग देखो कि G7 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट होते हैं, और यूएस के साथ जो है दूसरे मेंबर का काफ़ी ज़्यादा क्लैश भी होता है टैक्स जो इंपोर्ट में लगाया जाता है। और यूएस का विड्रॉवल भी आप देख रहे थे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हुआ था। तो ये सारी चीज़ों से लेकर जो है ना यूएस से बहुत सारे कंट्रीज़ जो है मीन्स एक होता है ना एंटी रहते थे। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप का काम था जिसके कारण ये सारा हंगामा हुआ था G7 ग्रुप में भी। लेकिन अब यहाँ पे जो बाइडेन आ चुके हैं तो थिंग्स विल बी गुड इन ओके। तो मुझे ऐसा लगता है नॉन इंक्लूसिव है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी बार G7 में क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे अफ्रीकन, रशिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। और री इंक्लूजन ऑफ रशिया, यानी कि ऐसा भी बात किया जा रहा है कि रशिया को फिर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि G7 में इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि रशिया कहीं ना कहीं एलाई है चाइना का कहीं ना कहीं सपोर्ट करता ही है। तो अगर रशिया इंक्लूड हो गया तो समझ जाइए कि इनडायरेक्टली वे में चाइना भी इंक्लूड हो गया, जो कि एक अगेन थ्रेट है हमारे लिए। तो हम लोग चाइना एंटी ही है, तो इसलिए ये भी एक तरीके का चैलेंज है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो प्रपोज्ड एक्सपेंशन है G7 को एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होंगे।
साथ ही एक अच्छा इक्वल प्लेटफॉर्म होगा ग्लोबल लेवल के लिए। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस और प्रैग्मेटिक हो G7 के रिलेशन के साथ, और बिना हमारे जो यहाँ पे रिलेशन है रशिया और G20 के ग्रुप के साथ, उनसे हैम्पर ना हो और उससे अलग चलकर जो है हम लोग अपनी रिलेशंस को यहाँ पे मेंटेन कर सकें। तो एक अच्छा है, इसमें आपको G7 के बारे में पूरी पता चल गया कि कैसे हम लोग के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और क्या चैलेंजेस है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल में आते हैं, जो कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, ये आपका 22 जनवरी 2021 से ये आपका फोर्स में आया है। तो ये जो ट्रीटी है ये ऑफिशियली 2017 में अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल कैंपेन चला था न्यूक्लियर वेपन को एबॉलिश करने के लिए। तो ये जो आपका इंटरनेशनल कैंपेन है टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ये एक इंटरनेशनल कैंपेन है एनजीओ का, जो कि यहाँ पे एक कैंपेन कर रहे थे कि जितने भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है वो अपने कंट्री में इसको ख़त्म करें। साथ ही साथ आप लोग देखो कि आईकैन को, यानी कि इंटरनेशनल कैंपेन्स टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, इसको 2017 में नोबेल पीस प्राइज़ का भी यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था इनके एफर्ट्स के कारण। तो ये जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, ये 50 रेटिफिकेशन इसको मिल चुका है, और साथ ही साथ आज के डेट में 86 मेंबर स्टेट है जो कि इस ट्रीटी को साइन कर दिए हैं। यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल है, और नाटो अलायंस है जो कि इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कौन कौन से कंट्री यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते ये ध्यान रखिएगा। यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल है। ठीक है। इंडिया ये बिलीव करते हैं ना कि ये ट्रीटी जो है डेवलप्ड इस तरीके से नहीं है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से ये चले। ठीक है। साथ ही साथ आप देखो, इंडिया के द्वारा जो नेगोशिएशन है कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन, और वो भी डिसआर्मामेंट करने के लिए, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ये जो है वर्ल्ड की सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएटेड फोरम भी है। इट मीन्स कि इन हमारे द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है कि जो डिसआर्मामेंट का प्रोसीजर है कि जो भी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन है उसको ख़त्म करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। तो इस चीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एनपीटी को हम लोग नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को पार्शियलिटी देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बेसिक समझिए। ये जो इसका एंट्री हो रहा है, इसकी ट्रीटी प्रोविजंस जो है वो लीगली बाइंडिंग होगी, यानी कि जितने भी मेंबर स्टेट होंगे उनको इनका सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होगा। साथ ही ये क्या करेंगे कि ये स्टेट को रोकेंगे कि कोई भी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है या फिर कोई और भी न्यूक्लियर वेपन है, उसका ना ही डेवलप करना है, ना ही बनाना है, ना ही प्रोडक्शन करना है, ना ही टेस्ट करना है, ना ही मैन्युफैक्चर करना है, ना उसको एक्वायर करना है, ना स्टॉक पाइल करना है। साथ ही ट्रांसफ़र जो होता है कोई भी रेसिपिएंट का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और दूसरे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस है और कंट्रोल है, वो इस तरीके के वेपन को अगर कंट्रोल करते हैं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना किसी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। मान लीजिए कि पहले ए पर्सन के नेम पे थे, अब इसको बी पर्सन के नेम पे कर देना है, तो ये ट्रांसफ़र भी नहीं करना, ये भी रोकेगा। साथ ही जो ट्रांसफ़र और कंट्रोल है दूसरे और न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, उसको भी रोकेगा। साथ ही थ्रेटन करना, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जो है वो दूसरे कंट्री को डराने के लिए है, तो इसको भी रोका जाएगा। साथ ही इंकरेज करना और इंड्यूस करना या फिर किसी को भी इंगेज करना इस तरीके के एक्टिविटी में, तो इसको भी रोका जाएगा। साथ ही यहाँ पे ये पार्टीज़ को जो है ना अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन है ना उसके डिप्लॉयमेंट को, इंस्टॉलेशन को या फिर स्टेशनरी को, तो ये सारी चीज़ों को भी अलाउ करने से रोका जाएगा। तो इतने सारे चीज़ है जो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट की जाएगी। साथ ही यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि पार्टीज़ जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ को भी यहाँ पे प्रमोट करें इस ट्रीटी को लेकर। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे स्टेट्स पार्टी जो है वो ऑब्लाइज है कि एडिक्वेट असिस्टेंस वो इंडिविजुअल को भी प्रोवाइड करेंगे जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल या टेस्ट से अफेक्ट हुए हैं। तो ये अच्छी बात है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जो क्लोज लीगल गैप है ना वो यहाँ पे बंद होगा, लीगल गैप यहाँ पे बंद होगा। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाएगा। इट मीन्स कि इस तरीके का न्यूक्लियर वेपन को अगर टेस्ट किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ों को रोका जाएगा। विक्टिम को असिस्टेंस मिलेगी, जो भी कंट्रीज़ में अगर न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन के कारण अगर कोई भी लोग को परेशानी हुई है तो उनको यहाँ पर मदद मिलेगा। साथ ही यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ के लिए एक मैसेज भी होगा कि अब यहाँ पे इस तरीके की ट्रीटीज़ आ चुकी है, तो बेटर होगा कि वो लोग भी यहाँ पे अपनी जो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर वेपन है उसको वो लोग भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करें। साथ ही यंग जनरेशन के लिए भी है कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में अगर हम लोग देखें तो ये जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन एक तरीके का जो कानून है ना, ये यंग जनरेशन्स ऑफ द वर्ल्ड को भी ऑर्गेनाइज करेगा, वो भी इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने के लिए। तो सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। जैसे हम लोग भी इंडिया के बारे में बात करें तो हम लोग भी अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ही जो है न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि एक जगह पाकिस्तान है, दूसरी जगह चाइना है। ये दोनों अगर हमारे ऊपर पहले तो वॉर कर चुके हैं, अगर इस बार भी अटैक करेंगे तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल सेव आवर कंट्री।
तो आवर कंट्री, आवर पीपल, तो ये सारी बातें निकल कर आती है। तो इसलिए इंडिया, जापान को हमेशा चाइना डराते रहता है, साउथ कोरिया है जिसको नॉर्थ कोरिया डराते रहता है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जिसके अगल बगल दुश्मन कंट्री है। तो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी सब लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉन इफिकेसी है, यानी कि ये ट्रीटी अगर देखें इसकी इफिकेसी तो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इसमें से जो करंट 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है ना, वो भी इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर ही देखने को मिलेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, जो कि इस ट्रीटी को सपोर्ट करते हैं और साइन करते हैं। साथ ही क्लैरिटी की कमी है। आप लोग देखो कि जिस कंट्रीज़ के पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है वो भी अभी इस ट्रीटी से बाहर है, तो क्या इसमें इतनी क्लैरिटी भी अभी तक नहीं दी गई है कि वो सारे कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा, और जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है उनको भी यहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न लाया जाएगा। तो इस तरीके का क्लैरिटी नहीं है। कंक्लूज़न में यही कहा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हमारे न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की तरफ। तो हमें ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे इसका साथ देना चाहिए। जैसे वर्ल्ड को यहाँ पे एग्री होना चाहिए कि कोई भी तरीके का हाईली डेंजरस जो वेपन है, जैसे कि लैंड माइन्स, क्लस्टर म्यूनिशंस या फिर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, तो इसको हम लोग को बैन करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे अदर जो न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी उसके बारे में बताया जा रही है, जैसे कि NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इसका एम भी यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसके स्प्रेड को रोकना। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से सेल परचेज करती है और स्प्रेड होता है, तो उसको रोकना है। साथ ही ये भी बाइंडिंग कमिटमेंट होता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान जो है इसको कभी साइन नहीं किए। नॉर्थ कोरिया पहले साइन किया था, लेकिन बाद में इससे जो है 2003 में ये निकल गया बाहर। उसके अलावा CTBT है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन। इसमें सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को टेस्ट करने से रोका जाता है, और इसमें आप लोग देखो बहुत सारे कंट्री है, US, चाइना, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये जो है ना अभी तक इसको साइन नहीं किए। 2 इंडियन स्पॉन्सर रेजोल्यूशंस भी हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट भी किया गया। साथ ही आप लोग ये देखो कि NPT से ये जो आपका ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन है, ये कैसे डिफरेंट है। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन को ही प्रोहिबिट करता है, यानी कि इसको बनाना, इसको रोकना, इसको बनाना, इसको मैन्युफैक्चर करना, इसको प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, स्टॉक करना, ये सब चीज़ को रोका जाता है। ठीक है, वही NPT की बात करें तो ये जो है ना, ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के लिए है कि वो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेंगे। NPNW के बारे में बात करें तो ये जो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को रोकता है, वही NPT जो है ना वो ट्रांसफ़र, मैन्युफैक्चर और एक्विजिशंस ऑफ वेपन को रोकता है। TPNW की बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं NPTs के जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, और नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव को भी ये सपोर्ट करते हैं। जिससे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है ना, यानी कि जिस भी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन है उसको वो डिस्ट्रॉय करे, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म करे। तो इस मेजर्स को ये इफ़ेक्टिव तरीके से ला सके, इसके लिए काम भी करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। वैसे भी हम लोग नवंबर मंथ में इसके बारे में डिस्कस किए थे, इंडिया और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो इसमें भी आपको डिटेल में पता चलेगा ये सारे जितने भी ट्रीटी है उसके बारे में। तो इससे क्वेश्चन UPSC में ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट लेसन में मैं इससे आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पूछे गए, तो आप लोग की भी एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो लेसन है वो कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले NBFC के लिए जो रेगुलेशंस करने के लिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लाए गए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फाइन, तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे कि आपको डेली यहाँ पे 4 बजे 4 PM शार्प आपको लेसन देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। थैंक यू।